ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। रेलवे के प्रोजेक्ट बेहद महंगे होते हैं और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाल के सालों में रोहतक को खूब मिले हैं। इस सरकार के आने से पहले रोहतक में सिर्फ एक रेलवे ओवरब्रिज था, आज 6 हैं। देश का पहला रेलवे बाईपास भी रोहतक के लिए मंजूर हो चुका है। लेकिन झज्जर और रेवाड़ी वाली इस रेलवे लाइन की प्लानिंग क्या आधी अधूरी रही है, ये सवाल उठता है। जिनके खेतों से ये लाइन गुजरी है, झज्जर और बेरी के वो किसान शिकायत करते हैं कि रेल लाइन के नीचे से पानी क्रॉस करने के रास्ते पर्याप्त नहीं छोड़े गए, जिससे बाढ़ की मार झेलने वाला ये इलाका और ज्यादा पानी में डूबा रहता है। फाटक भी गिने चुने हैं। खेत में जाने के लिए दूर दूर जाकर लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। खेतों में जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। पूरा गांव ऐसे बिछा बैठा है, किसी भी कोई रास्ता नहीं बनाया, कोई पुल नहीं बनाया, न कोई फाटक की व्यवस्था। मेन रोड पे 1 पे 2 फाटक बन गई। गांव से जितने भी खेतों में जाने के लिए रास्ते थे सारे के सारे बेकार पड़े हैं। सबसे बड़ी मुसीबत क्या कर दी, रास्ते नहीं है और जो पुल बनाए गए हैं वे रेलवे पटड़ी के नीचे से निकाल दिए। अब जो भी ट्रॉली आती है भर के आती है तो सामान उसमें थोड़ा लेके आना पड़ेगा। ये किसान के लिए दिक्कत ही जो है। रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक की ये रेलवे लाइन सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मंजूर करवाई और प्रदेश सरकार ने भरपूर सहयोग देते हुए इसे सही समय पर पूरा करवा दिया। रोहतक से सटे सोनीपत और जींद को जोड़ने के लिए भी उसी समय एक रेल लाइन मंजूर हुई थी। रेवाड़ी झज्जर रोहतक वाली लाइन पर रेल शुरू हुए 1 साल होने को है। वहीं सोनीपत गोहाना जींद वाली लाइन पर लगता नहीं कि अगले 2-3 साल में भी ट्रेन दौड़ पाएगी। सरकार तो कह रही थी पहले 2013 तक ये चलवा देंगे, ये 2013 भी जाने वाला है, मतलब अब तक ये नहीं चली है। अभी बोल रहे हैं ये कांग्रेस की सांसद है, कोई भी आ रहा है 2014 में हम चला देंगे, लेकिन ऐसा नजरों में नहीं आ रहा है 2014 में सफलता हासिल कर लेगी। ये जींद से गुहाना होते हुए सोनीपत रेलवे लाइन है, इसका काम 5-6 साल पहले चालू हुआ था। जितनी बार पूछते हैं कहते हैं अभी चालू हो जाएगी, काम चल रहा है, लेकिन अब तक ये कोई चालू नहीं हो रही, ना कोई इस पे इंक्वायरी हो रही। मुझे नहीं लगता ये आने वाले 5 साल में भी जिस तरीके से काम चल रहा है, आने वाले 5 साल तक भी हमें कोई उम्मीद नहीं लगती कि रेलवे चालू हो पाएगी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा तो कुछ महीने पहले जींद आकर बाकायदा भरोसा देकर गए थे कि इस साल के आखिर यानी दिसंबर 2013 तक यहां से गोहाना और सोनीपत के लिए रेल चलने लगेगी। जींद गोहाना सोनीपत उस रेल की लाइन का कार्य पूरा जल्दी किया जाए और हमने कुछ आशा करी है, उम्मीद करी है कि तकरीबन जो हमारे दिसंबर तक वो रेल की लाइन पे पूरा काम करा दिया जाए ताकि उस पे भी रेलगाड़ियाँ शुरू हो सकें। हैरानी की बात देखिए, सोनीपत गोहाना जींद की इस रेल लाइन को लाने का श्रेय लेने के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। भाजपा का दावा है कि इसे स्वर्गीय किशन सिंह सांगवान लेकर आए थे। इनेलो का कहना है कि अजय चौटाला लेकर आए। कांग्रेसी कहते हैं ये लाइन तो इसी सरकार में आई है और जल्द पूरी होगी। स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी सोनीपत से सांसद थे। उन्होंने बड़ी मेहनत करके बार लोकसभा में इस मुद्दे को उठाकर, उस समय अपना श्रीमती ममता बनर्जी रेल मिनिस्टर थी, उस समय ये दोनों रेलवे लाइन पास हुई थी। 2011 में के रेलवे बजट में ये रेल लाइन मंजूर करवाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, और दीपेंद्र हुड्डा जी के अथक प्रयासों से ये रेलवे लाइन मंजूर हुई। जींद गोहाना जो रेलवे लाइन है, जब हमारी माननीय चौटाला साहब की और बीजेपी के लाइन से गवर्नमेंट थी, उस टाइम ये चौटाला साहब के प्रयासों से जींद गोहाना रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट के लिए फाइनल हुआ था। एक सवाल ये भी है कि अगर हरियाणा सरकार अपने हिस्से का पैसा देकर और जमीन एक्वायर करने जैसे काम करवा के किसी रेल लाइन के काम को तेज करवा सकती थी, तो उसे कौन सी लाइन पहले पूरी करवानी चाहिए थी?
झज्जर वाली रेलवे लाइन पर जहां सवारियां ढूंढे से नहीं मिल रही हैं, वहीं सोनीपत से गोहाना और जींद जाने वाले लोग बसों में लदकर सफर कर रहे हैं। रेल लाइन रेवाड़ी झज्जर के साथ पास हुई थी। यदि ये सिंसियर होता तो उस इलाके पूरी कराई, इसको क्यों नहीं करा पाए, इसको भी करा देता। केंद्र सरकार ने जो बजट प्रदेश को दिया, इसमें आधा बजट हरियाणा प्रदेश को मतलब खर्च करना था इसके लिए, तो हरियाणा प्रदेश ने अपना आधा बजट इसमें नहीं लगाया। इसी कारण ये कई सालों से लंबित पड़ी है। 2007 में इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक आधा अधूरा काम भी इसका पूरा नहीं हो पाया है। इस सोनीपत रेलवे लाइन का जो बजट था उसमें ट्रांसफ़र करके वो रेलवे लाइन तो चालू कर दी है, वहाँ पर ट्रेन भी शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारे इलाके के साथ भेदभाव के चलते अभी तक जींद गोहाना सोनीपत जो रेलवे लाइन है ये अधर में लटकी हुई है। रेवाड़ी रोहतक रेलवे लाइन का काम मुख्यमंत्री ने इसलिए पूरा करवा दिया क्योंकि वो उनके बेटे के लोकसभा क्षेत्र में पड़ता था और मुख्यमंत्री केवल लोगों के वोट लेने के लिए, चुनावी स्टंट बनाने के लिए इस तरह के काम जो है अक्सर करते रहते हैं। राजनेताओं की मनमर्जी सिर्फ रेल लाइनों और गाड़ियों में ही नहीं है, तेज रफ्तार गाड़ियों के ठहराव करवाने में भी है। एक मजबूत कांग्रेसी और सिरसा के सांसद अशोक तंवर ने अपने एरिया में आने वाले टोहाना में शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव करवाकर वाहवाही ले ली। लेकिन गौर कीजिए कि शताब्दी सवेरे दिल्ली से चलती है और करीब 9 बजे टोहाना पहुंचती है, शाम को टोहाना से निकलती है, रात 10 बजे दिल्ली पहुंचती है। ये टाइमिंग दिल्ली में रहने वाले अशोक तंवर को अपने लोकसभा क्षेत्र में आने के लिए सूट करती है। आम लोग रात को दिल्ली क्यों जाएंगे और सुबह वापस टोहाना क्यों आएंगे? व्यापारी आदमी को इस गाड़ी का कोई फायदा नहीं है, ना तो इसका टाइमिंग सही है, रात को दिल्ली जाती है, रात को व्यापारी आदमी दिल्ली जाए क्या करेगा। संसद महोदय ने अपने लिए ये गाड़ी रुकवाई है, संसद महोदय को इसका फायदा है, अपने पब्लिक को या व्यापारी आदमी को इसका कोई फायदा ही नहीं है। ये तो अपने आने जाने के लिए इसकी सुविधा होगी, फ्री में आना फ्री में जाना। अपने जो यहाँ के MP हैं अशोक तंवर जी, हमारे हिसाब से तो उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इसको चलाया है और उन्हीं को उनका फायदा है, आम आदमी को इसका कोई लाभ नहीं। टोहाना के अंदर शताब्दी का बुकिंग काउंटर नहीं है, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना टिकट मिलेगी, ना सवारी गाड़ी पे चढ़ेगी। अब तंवर साहब तो चढ़कर दिल्ली पहुंच जाए तो वो तो अलग बात है, आम आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये रेल का खेल है, लोगों की जरूरत और राजनीति की ताकत है। सरकारें बेशक वही करती हैं जो उनके मुताबिक ठीक हो, लेकिन इस कवायद में लोगों की जरूरतें और उनके सरोकार भी जुड़ जाएं, तो सरकारी पैसे की बर्बादी ना हो, जरूरतमंदों का भला हो जाए और भारतीय रेल लोगों की यात्रा सस्ती, सुलभ और मंगलमयी बनाती रहे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो।